अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी ऐसे सिविल सर्वेंट रह चुके लोग ही गवर्नमेंट में टॉप ऑफिशियल पोस्ट पर सर्व कर रहे हैं। और क्या रीजन है, यूपीएससी ऐसा एक्स फैक्टर क्यों है कि ऐसे टॉप पोजीशन पे गवर्नमेंट इन लोगों को रिकॉग्नाइज करती है और पोस्टेड करती है। और हम बात करेंगे कि क्या रीजन है, गवर्नमेंट क्यों सिविल सर्वेंट को ही ऐसे टॉप पोजीशन पर सर्व करती है, प्लेस करती है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यूपीएससी में हर साल 10 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जिसमें से बस 700 से 800 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं या क्वालिफाई कर पाते हैं, मतलब कि 0.2%। अब ऐसा क्या रीज़न है कि नंबर इतने कम हो जाते हैं, क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या इतनी कम हो जाती है, और गवर्नमेंट ऐसे 5 कौन से सीक्रेट स्किल जो है ऑब्जर्व करती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट को भी नहीं पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिविल सर्वेंट सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यह तो सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट को सेंट्रल मिनिस्टर जैसी सुविधा प्रोवाइड करती है, मतलब वीआईपी सर्विस को आप मिनिस्टर की सुविधा से कंपेयर कर सकते हो। हमारे देश में पीएम, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ही सिर्फ अशोका एम्बलम वाले लेटर हेड का यूज करते हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे सिविल सर्वेंट को ऐसे लेटर हेड यूज करने का प्रिविलेज मिलता है। इस पावर से वह बस सिविल सर्वेंट नहीं रह जाते हैं, इससे वह देश की सरकार का एक एक्सटेंशन बन जाते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। हमारे देश में जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें मैरून डिप्लोमेट पासपोर्ट इशू कराया जाता है, और उनके अलावा सिविल सर्वेंट को ही ये पासपोर्ट इशू कराया जाता है, जिसके थ्रू वो रसिया, यूएई और 99 अलग अलग कंट्रीज में वो वीज़ा फ्री एंट्री इनको मिल सकता है, और उनका भी सेम एज मिनिस्टर्स की तरह एयरपोर्ट पे स्वागत कराया जाता है पूरी अच्छी तरीके से। हमारे देश के नेशनल कैपिटल में हर स्टेट का एक रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसे भवन कहा जाता है। काफ़ी आलीशान भवन होता है वो। अब वहाँ पर बस उस स्टेट के या तो सीएम रह सकते हैं या वहाँ उस पार्टी के बाकी मिनिस्टर ठहर सकते हैं जो रूलिंग पार्टी है। इसके अलावा वहाँ पे अगर किसी को वेलकम है तो वो है सिविल सर्वेंट। ऐसे बहुत सारे एक्सेस मिलते हैं हमारे सिविल सर्वेंट को, लाइक रोड पर टोल फ्री एक्सेस, रेलवे में फ्री ट्रैवल, और भी बहुत सारी सुविधाएं। और ये सुविधाएं इसलिए नहीं दी जाती कि वो काफ़ी मेहनत करके एग्जाम देके पास हुए फिर उसके बाद से, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं क्योंकि सरकार के बाद से वो वही एक हिस्सा ऐसा होता है कि वो जमीनी स्तर पर रह के यही सरकार चलाते हैं। भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और शायद इसीलिए इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सिविल सर्वेंट को द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, क्योंकि देश का भविष्य ज्यादा हद तक इनके ही हाथों में होता है। इसलिए सरकार इनको चुनने के टाइम पे कोई ऐसी गलती करना नहीं चाहती है। अब हम बात करेंगे उन 5 स्पेशल सीक्रेट स्किल के बारे में जो यूपीएससी एग्जाम से ही नोटिस किया जाने लगता है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर, और जिसे आईएएस सपना पांडे ने बड़ा ही क्लियरली 5 नॉर्मल वे में समझा दिया था। 5 ऐसे पॉइंट। पहला था पेशेंस एंड पर्सिस्टेंस, दूसरा था टेक्निकल स्किल, तीसरा ह्यूमन स्किल, चौथा मास फीडबैक, और 5वां था टीम लीडर। ये 5 स्किल स्टूडेंट अपने प्रोविजन पीरियड में सीखता है, वो प्रिपरेशन से लेके पास होने तक में ये उसका काम करता है। एग्जाम पास होने के बाद इन सारे यूपीएससी मास्टरमाइंड जो पास किए हैं, इन एस्पिरेंट से सर्विस प्रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है, लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बहुत सारे जो आपको जो अपनी इच्छा अनुसार चूज करना है। फिर इनका 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिनमें इन्हें लीडरशिप और भी बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद से इन्हें पावरफुल पोजीशन में डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो इन पोजीशन का पावर एलोकेशन ही बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आईएएस, यह 1893 में शुरू हुआ था, और इसे ज्वाइन करते ही सीधा एसडीएम बना दिया जाता है, यानी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट मिल जाता है। अब इसके थ्रू आप उस एरिया की स्कीम इम्प्लीमेंट से लेकर डेवलपमेंट करने तक की सारी पावर आपके पास होती है। जैसे ही आपका सर्विस टाइम का जो 20-30 साल का अनुभव पूरा होता है, फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब नॉर्मल भाषा में अगर आईएएस का पावर बताऊं तो यही है कि भले ही मिनिस्टर कोई भी नई पॉलिसी लेके आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसे पास करने के लिए या जो भी करने के लिए, वो बिना आईएएस के साइन के वो पास नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे दूसरी सर्विस की, जो है आईपीएस। तो आप सीएससी एग्जाम जब पास करते हो उसके बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट का डीवाईएसपी या एसीपी बना दिया जाता है, और सीधा ही उस एरिया का पूरा जो पुलिस फोर्स है वो आपके अंडर में आ जाता है। इस सर्विस में आप जब 25 से 30 साल पूरा कर लेते हो, उसके बाद से आपको रॉ, सीआईए या एनआईए में पोस्टेड कर दिया जाता है।
और तीसरा है IFS। इसमें ज्वाइन करने के बाद से इसका रोल होता है कि इंडिया का बाकी देशों के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखना। और इसमें जब 25 से 30 साल का जब अनुभव हो जाता है, इसमें आपको 2 प्रोमिनेंट पोजीशन मिल सकता है। या तो आप फॉरेन कंट्री में इंडियन एम्बेसडर बन जाते हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सारे टॉप पोजीशन जो है मास्टरमाइंड को ही प्रेफरेंस किया जाता है। जो रैंकर रहे हो सारी चीजों में गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती रहती है ये चीजों को। सवाल ये आता है कि इन ऑफिसर्स की जो 25 से 30 साल के अनुभव में ऐसा क्या ये अनुभव गेन कर लेते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं जिसकी वजह से सरकार इनके लिए इतना क्रूशियल हो जाती है और इन्हें हर हालत में रिटेन करना चाहती है और ये जो भी प्रोमिनेंट पोजीशन है इसे उन्हें देना चाहती है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारे हिंदुस्तान के सुपर हीरोज हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर की। यह 1968 बैच के IPS ऑफिसर हैं। यह देश को लगभग 33 साल तक देश को हाईली सिक्योरिटी लेवल पर सर्व किए हैं और यह जॉब ज्वाइन करने के कुछ सालों के अंदर ही इन्हें 7 साल के लिए पाकिस्तान भेजा गया था और वहां पे जाके उन्होंने पाकिस्तानी मुस्लिम बन के IS मुखबिरी की और देश को ISIS की स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी इन्होंने। और उसके बाद से 1980 में उन्हें पंजाब मिलिटेंसी के खिलाफ छोड़ा गया था, जहां वह गोल्डन टेम्पल में छिपे खालिस्तानियों से इंटेलिजेंस इकट्ठा किया और जो 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर में इंडियन आर्मी को हेल्प मिली थी अटैक उस लड़ाई में। तो ऐसे इनके बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जैसे कुछ उपलब्धियों की बात करें हम तो एक रोमानियन डिप्लोमेट लिवियो रॉडू को इन्होंने खालिस्तानियों से बचाया था। इसके बाद से नॉर्थ ईस्ट में मिजो इंजर्डेंट लीडर लाल डेंगा को इन्होंने सरेंडर कराने में हेल्प किया था, जो आगे चल के मिजोरम का CM बना था। 1999 में इंडियन एयरलाइन हाईजैक में 180 प्लस से ज्यादा जो है हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कराया था, जिसके बदले उन्हें शायद 3 टेररिस्ट को बदले में छोड़ना पड़ा था। हालांकि वो 35 टेररिस्ट छुड़ाना चाहते थे, बट इनके दिमाग के कारण वो 3 टेररिस्ट ही छुड़ाया जा सका, 3 टेररिस्टों को ही छोड़ा गया और इनका सक्सेस रेशियो इतना हाई था, इन्होंने इसे इंडिया का डिप्लोमेट फेल्यूर बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो 3 टेररिस्ट भी छोड़े जाएं। 30 मई 2014 को इन्हें इंडिया के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में वो पोजीशन मिला और उनका वो पोजीशन पाते ही उनको इराक में फंसे 46 नर्सों को बचाने का दायित्व मिल गया था, जिसको उन्होंने एकदम अच्छे से पूरा किया था। और लोगों की माने और ऐसे बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक एयर स्ट्राइक में और इनका ही योगदान रहा कि इतने अच्छे से हमारी इंडियन आर्मी ने ये स्ट्राइक किया। और तो अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर की, जो ex-IFS ऑफिसर थे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर प्रसाद जी। इन्हें हमारे PM का हुक्म का इक्का माना जाता है और इसके पीछे का रीजन यह है कि जब 2015 में इन्हें देश का फॉरेन सेक्रेटरी बनाने के लिए रिटायरमेंट के 2 दिन पहले रूल्स को अमेंड करके और इनकी सर्विस एक्सटेंड कर दी गई थी। यह 1979 बैच के IFS थे। ये पहली बार लाइमलाइट में तब आए जब MEA के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जब ये 2005 में US इंडिया के न्यूक्लियर डील में काफी हाईली नेगोशिएशन कराया था, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट के नजर में आ गए थे, लाइमलाइट में आ गए थे। अब इसके साथ हम बात करें इनके एक्सपीरियंस और वर्किंग पीरियड की, तो इन्हें 2007 में सिंगापुर का इंडियन हाई कमिश्नर बनाया गया था। इसके बाद 2009 में चाइना में इंडियन एम्बेसडर बना दिया गया था। 2013 में US में इंडियन एम्बेसडर बनाया गया और रिटायरमेंट के बस 16 महीने बाद ही इन्हें इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर के बारे में। यह हमारे देश के पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले कैबिनेट मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी हैं और इनके बारे में हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे। तो इनकी बात करें तो यह 1994 में 27th रैंक के साथ IAS सर्विस ज्वाइन किए थे और शुरू में यह ओडिशा और बालासोर और कटक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे। लेकिन इसके बाद ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको ऑब्जर्व किया था और इन्हें PMO के डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था, जिसके बाद जहाँ पे उन्होंने पब्लिक प्राइवेट रिलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अहम रोल निभाया और बहुत सारी एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें गेन की और आज के समय में यह देश के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे UPSC होल्डर होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट उनके काम को, ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और इनके वर्किंग लाइफ स्टाइल को देखती है और उसके बाद से इन्हें इन फ्यूचर इनके एक्सपीरियंस और इनके काबिलियत के बेस पे इनको एक अच्छी मिनिस्ट्री या जो भी है एक कैबिनेट में इनको रख ली जाती है, क्योंकि इनका अनुभव जो है हमारे
देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम आता है और काफ़ी एक्सपीरियंस और हेल्प मिलता है गवर्नमेंट को भी। और अगर ये जमीन स्तर से जुड़े नेता होते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं, लोगों को भी समझते हैं और ऊपरी लोगों को भी समझ पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कुछ चीज़ें जो है ये काफ़ी नॉलेजेबल रही होंगी। और अगर कोई, जितना मुझे मिला, मैंने जितना नेट और इधर उधर से मुझे जो जानकारियाँ मिली मैंने ये प्रोवाइड की हैं। बाकी अगर किसी को इससे ज़्यादा या इसमें कुछ फॉल्ट दिख रहा है तो आप एकदम कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो गलत है मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सही कर लूँ। बाकी थैंक यू सो मच।